हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस एजुकेशन चैनल सिरोही नीम का थाना। हमने जो इससे पहले क्लास थी उसके अंदर लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु धनिका स्फुटन, तो ये टॉपिक पढ़े थे। लास्ट में हमारे पास लघु बीजाणु प्राप्त हुए, जब वह मुक्त हो जाते हैं, क्लोज भित्ति नष्ट हो जाती है, तब हम उन संरचनाओं को परागकण कह रहे थे। इसका मतलब हुआ है कि लघु बीजाणु और परागकण की संरचना समान होती है। तो आज जो हम ये टॉपिक देखेंगे उसके अंदर हम ये कहें लघु बीजाणु या परागकणों की संरचना। तो हम यदि देखें लघु बीजाणु या फिर परागकण की संरचना, यदि हम लघु बीजाणु या परागकण की संरचना की बात करें तो हमने ये कहा कि लघु बीजाणु या परागकण जैसे ही लघु बीजाणु धनी का स्फुटन होता है तो मुक्त होते हैं और ये संरचनाएं गोल आकार की होती हैं, एक कोशिकीय होती हैं, इसके साथ ही अगुणित होती है। तो यदि हम देखें तो एक परागकण की जो संरचना है उसका डायग्राम देखते हैं। ये जो परागकण की जो संरचना है, यदि इस संरचना के हम अलग अलग जो पार्ट है उनको देखें तो सबसे बाहर की ओर ये पार्ट हुआ, इस पार्ट को कहा जाता है बाह्य चोल या बाह्य आवरण हुआ ये। इसके बाद इसके अंदर ये पार्ट होता है, इसको कहा जाता है अंत्यचोल। इसके बाद ये पार्ट हुआ, इसको कहते हैं जीव द्रव्य। इसके बाद ये पार्ट, रिक्तिका। इसके बाद ये पार्ट केंद्रक। अब इसके अंदर ये कुछ पार्ट अलग दिखाई दे रहे हैं और ये जो पार्ट रहते हैं इन पार्टों को कहा जाता है जनन छिद्र। जीव द्रव्य के अंदर यदि हम बात करें सभी कोशिकांग रहेंगे। अब देखते हैं इसके अंदर एक एक जो पार्ट है, इनमें सबसे फर्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि बाह्य चोल की। यदि हम बाह्य चोल की बात करें तो परागकणों का बाह्य चोल मोटा रहता है और अधिक मजबूत रहता है। यदि इसके बनने की बात करें तो यह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन, इस स्पोरोपोलेनिन पदार्थ से परागकण का बाह्य चोल बनता है। इसके बाद यदि देखें तो हमने ये कहा था कि स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा पदार्थ है जिसका न तो भौतिक और न ही जैविक अपघटन हो सकता है, या फिर कहें न तो ये जो टेम्परेचर से टूटता है, न ही ये किसी एंजाइम से टूटता है, न ही किसी दबाव से टूटता है। इसका मतलब ये हुआ कि परागकण का जो बाह्य चोल है वह स्पोरोपोलेनिन के कारण बहुत अधिक मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है, जिसका विघटन नहीं होता है, जो टूटता नहीं है। और इस वजह से परागकण काफी कई वर्षों तक ये सुरक्षित रह जाते हैं, विघटित नहीं हो पाते हैं। इसके बाद यदि हम देखें कि ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये कुछ जगह पर अब्सेंट रहता है,
यदि इसकी बात करें कि जैसे यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं है, यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं है और यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, तो इन जगहों पर एक छिद्र जैसी संरचना बन जाती है और इन्हें कहा जाता है जनन छिद्र। और ये जो जनन छिद्र है, इन जनन छिद्रों से ही पराग नली बाहर निकलती है। यानी ये जो पार्ट होंगे, इन जनन छिद्रों से एक नलिकाकार संरचना इस प्रकार से बाहर निकलती है। जैसे ही परागकणों का अंकुरण होगा, ये संरचना बनेगी और इस संरचना को पराग नली कहते हैं। तो पराग नली यदि हम देखें जनन छिद्रों से आएगी, बाकी बाह्य चोल के किसी भी पार्ट से नहीं होती है। इसके बाद यदि हम बात करें जो जनन छिद्रों की संख्या की, तो जनन छिद्र यदि हम देखते हैं, एक बीजपत्री में एक जनन छिद्र होता है। यदि हम जनन छिद्र की बात करें, तो यदि इस जनन छिद्र को देखें, जनन छिद्र यदि हम बात करें एक बीजपत्री की, एक बीजपत्री कोई पादप है, उसमें जनन जो छिद्र है वो एक होगा। यदि हम बात करें द्विबीजपत्री की, द्विबीजपत्री के अंदर जनन छिद्र जो हैं वो 3 होते हैं। कि इनकी संख्या द्विबीजपत्री में 3 और एक बीजपत्री में 1 होती है। इसके बाद यदि हम देखें कि हमने ये कहा कि इनसे पराग नली निकलती है, तो इनसे पराग नली 1 भी निकल सकती है, 2 भी निकल सकती है, 3 भी निकल सकती है। यानी प्रारंभिक स्टेज में पराग नली 1, 2 या 3 हो सकती है, लेकिन इनमें से केवल एक पराग नली का ही विकास होता है और उस पराग नली का विकास होगा जिसमें पराग नली केंद्रक उपस्थित होता है। तो ये पार्ट हुआ इसका बाह्य चोल। और यदि हम बात करें कि स्पोरोपोलेनिन ये पदार्थ क्या होता है, तो स्पोरोपोलेनिन एक कैरोटेनॉइड का ऑक्सीकरण से बनता है। यानी कैरोटेनॉइड इसका ऑक्सीकरण होने से बनता है स्पोरोपोलेनिन। ऑक्सीकरण इससे पदार्थ बन जाता है। तो परागकण का जो बाहर का पार्ट हुआ बाह्य चोल। इसके बाद हम बात करते हैं अंतःचोल की। यदि अंतःचोल की बात करें, तो अंतःचोल इसके जीवदलों को घेरे हुए रहता है। सभी जो अंदर के पार्ट इससे परिबद्ध रहते हैं। और अंतःचोल यदि हम देखते हैं बना हुआ किसका है, तो अंतःचोल बना हुआ रहता है पैक्टिन व सेलुलोज का, यानी पैक्टोसेलुलोज। पैक्टिन व सेलुलोज, इन दो पदार्थों से अंतःचोल बना हुआ रहता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इसके जीवद्रव की, इसके जीवद्रव के अंदर सभी कोशिकांग मिलेंगे। यानी हम बात करें एक कोशिका में उपस्थित जो कोशिकांग है, जिसके अंदर यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया है, अंत्यपर्दीय जालिका रहती है, गोल्जी काय रहती है। प्लांट के अंदर गोल्जी काय को डिप्टियोसोम बोलते हैं। दूसरे जो अदर सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग है वो मिलेंगे। एक वैकुल्स या रिक्तिका होती है जो बड़े आकार की रहती है, इसके अंदर एक केंद्रक होता है। यदि इस परागकण की बात करें, तो यह परागकण लघु बीजाणुओं के बाद की स्टेज होती है, या फिर कहें तुरंत जो लघु बीजाणु और परागकण जो प्रथम संरचना होती है वो यही रहती है इसकी। इसके बाद जैसे ही ये परिपक्व होते हैं, तो उस समय हो सकता है कई बार ये एक कोशिकीय अवस्था, कई बार 2 कोशिकीय, कई बार 3 कोशिकीय अवस्था में भी होते हैं। तो ये इसके डेवलपमेंट में आएगा कि ये कितनी कोशिकीय अवस्था 1, 2 या 3 कैसे बन जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें कि ये जो परागकण है, इनसे जुड़े हुए कुछ अलग पार्ट हैं, कुछ तथ्य होते हैं। इनके जीवन काल की यदि हम बात करें, इनके आकार की यदि हम बात करें, तो यदि इनके जीवन काल की बात करें, इनका जीवन काल अलग अलग कुल के या अलग अलग जाति के पादपों में अलग अलग होता है। जैसे 1 वर्षीय जो पादप रहते हैं, हम बात करें जैसे गेहूं की बात करें,
जैसे सरसों की बात करें तो उनके अंदर कुछ मिनटों का ही होता है, जैसे हम ये कहें कि 30 मिनट का होता है। लेकिन कुछ पादप ऐसे भी रहते हैं जिनके परागकण जो रहते हैं उनका जीवन काल काफी वर्षों तक रहता है। तो इनके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि काफी वर्षों तक, कुछ मिनटों से लेकर के कई वर्षों तक इनका जीवन काल होता है। इसके बाद यदि हम देखें कि इनको हम सुरक्षित भी रख सकते हैं, और सुरक्षित रखने के लिए यदि हम बात करें तो यदि देखें लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पर, लिक्विड नाइट्रोजन में, द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर इनको संरक्षित रखा जा सकता है, जिसे कहा जाता है परागकण बैंक। तो इनको सुरक्षित भी रख सकते हैं हम काफी लंबे टाइम के लिए। इसके बाद यदि हम देखें इसको कि इनके आकार की बात करें कि परागकण है, इनके आकार को देखें तो सामान्य तौर पर इनका आकार 20 से 50 माइक्रोन या माइक्रोमीटर, ये इनका सामान्य आकार रहता है। लेकिन कुछ पादपों के अंदर जैसे इनके साइज की बात करें तो इनके अंदर सबसे छोटे परागकण की बात करें यानी मायोसोटिस एल्पेस्टिस, इसमें होता है 10 माइक्रोन, सबसे छोटा। ये सबसे छोटे परागकण है। यदि हम बात करें सबसे बड़े परागकण की तो मिरेबिलस ज़िलापा, तो यदि बात करें मिरेबिलस ज़िलापा, इसके अंदर सबसे बड़े परागकण होते हैं इसके अंदर। तो ये तो बात थी इनके साइज की, इनको कैसे संरक्षित रखा जाता है, ये विघटित क्यों नहीं हुए स्पोरोपोलिन के कारण, और इनके जीवन काल की। अब हम बात करते हैं कि परागकण जो रहते हैं, परागकणों से जुड़े हुए कुछ एक और भी तथ्य पाए हैं, या फिर कहें कि और भी संरचनाएं होती हैं। तो ये तो हमने पढ़ा सामान्य परागकण। इसके बाद कुछ पादप ऐसे रहते हैं जिनमें परागण की क्रिया होती है कीटों के द्वारा, और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें परागण की क्रिया होती है वायु के द्वारा, जल के द्वारा, या किसी दूसरे माध्यम से। यदि किसी पादप की बात करें जिसमें परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है तो उसमें इस प्रकार का परागकण होगा। तो यदि इसके कंडीशन की बात करें तो देखें इसको, यदि वायु परागित पादप है जिनमें वायु के द्वारा परागण होता है, उनके परागकणों की बात करें तो उनके परागकण हल्के, शुष्क, हल्के और शुष्क होंगे, ड्राई होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कीट परागित पादपों की, यदि कीट परागित पादपों की बात करें तो ये जो परागकण होता है, इस परागकण के अंदर एक तेलीय परत और बन जाती है। यानी हम बात करें कि ये जो परागकण है इनके अंदर एक तेलीय परत बनती है, और ये तेलीय परत यदि हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो अंतःचोल है उसके बाहर की ओर बनती है। इस प्रकार तेलीय परत बनेगी। तो यहां पर यदि हम देखें तेलीय परत, और ये जो तेलीय परत बनती है, इस तेलीय परत को कहा जाता है पोलेन किट।
पोलन किट। इस पोलन किट के कारण जो परागकण रहता है वह चिपचिपा हो जाता है, और ये जो पोलन किट के द्वारा जो तेलीय परत बनेंगे, इसके स्राव की बात करें तो इसका स्राव टेपिटम के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कहें कि ये पोलन किट बनता है और तेलीय परत होती है। इस पोलन किट का निर्माण टेपिटम के द्वारा होता है, और ये परत उन्हीं पादपों के पराग कणों में बनती है जिनके अंदर कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। और इसकी वजह से इसके कुछ विशेष फायदे हो जाते हैं कि जैसे परागकण कैसे हो जाएंगे, चिपचिपे चिपचिपे होंगे। इसके बाद विशेष गंध युक्त हो जाते हैं, और इनकी वजह से यानी चिपचिपेपन और विशेष गंध के कारण कीट इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे वे पुष्प पर बैठते हैं और चिपचिपेपन के कारण यह परागकण उनके शरीर से चिपक जाता है। जैसे ही वह कीट किसी दूसरे पादप के या फिर कहीं किसी दूसरे पुष्प पर जाकर के बैठता है, तो उस समय ये पहले उपस्थित परागकण उस पुष्प पर गिर जाते हैं और कुछ उसके जो जिस पुष्प पर बैठता है उसके ओर लग जाते हैं। तो हम ये कहें कि इस पोलन किट के कारण या कहें इस चिपचिपेपन के कारण परागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये कहें इसका सबसे पोलन किट का सबसे अधिक उपयोग जो रहेगा वो रहेगा परागण की। परागण की क्रिया है, इसके अंदर सबसे अधिक इसका उपयोग होता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि जैसे यदि हम बात करें आगे कि पोलन किट जो रहता है वो परागकणों की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा भी करता है, क्योंकि इसके चारों ओर तेलीय परत है जो जैसे ही पराबैंगनी किरणें आती हैं तो उनको रोक देता है, तो इससे इसकी सुरक्षा हो जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें कि इसके जो परागकण से जुड़े हुए जो दूसरे और तथ्य हैं, यदि इनकी बात करें तो जो परागकण का ये जो बाह्य आवरण है यानी जो बाह्य चोल है, इस बाह्य चोल के अंदर जो ये अलंकरण पाए जाते हैं, जो उभार पाए जाते हैं, यानी बाह्य चोल अलंकरण, इसमें जो ये उभार पाए जाते हैं, इन उभारों के अंदर विशेष प्रकार के प्रोटीन रहते हैं। जैसे इसके अंदर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल रहते हैं इस तरीके, और ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है इनका स्राव टेपिटम के द्वारा किया जाता है, यानी ये जो प्रोटीन के अणु हैं इनका निर्माण टेपिटम करती है। ये परागकण है, जैसे ये नमी के संपर्क में जाएंगे तो ये प्रोटीन यानी इनके अलंकरण जो रहते हैं उनमें नमी आती है, और उसकी वजह से ये प्रोटीन नमी को अवशोषित करके इससे बाहर मुक्त हो जाते हैं। ऐसे प्रोटीन, तो ये जो प्रोटीन के कण हैं ये बाहर आ जाते हैं इस तरीके से, और जैसे ये बाहर आएंगे तो कोई भी व्यक्ति यदि इन परागकणों के संपर्क में जाता है तो इन प्रोटीनों के कारण एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। और यदि इसकी बात करें तो हम ये कहें परागकण जो रहते हैं इनसे पराग एलर्जी उत्पन्न होती है। पराग एलर्जी होती है। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कांग्रेस घास, पार्थेनियम, इसे चिटक चांदनी बोलते हैं।
ये एक व्हाइट कलर के पुष्प वाली, बहुत अधिक संख्या में पुष्प लगते हैं, छोटा सा पादप रहता है और इसके कारण एलर्जी होती है मानव में। और ये जो एलर्जी होती है वो इन पराग कणों में उपस्थित प्रोटीन के कारण होती है। इसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल यदि देखें, चिनोपोडिया। इसे सामान्य तौर पर जैसे बथुआ बोल देते हैं। यह एक खरपतवार है, यानी ये दोनों ही क्या है, खरपतवार होते हैं। तो इस प्रकार से जो परागकण है उनके कारण हम ये कहें कि परागकण एलर्जी भी हो जाती है। इसके बाद है कि इस वजह से, यानी इस एलर्जी के कारण बुखार भी हो जाता है। और ये जो बुखार होता है इसका नाम होता है हे बुखार, यानी जो फीवर, ये जो बुखार या ज्वर या फीवर होता है इसे कहा जाता है हे फीवर या हे बुखार बोला जाता है। तो इस प्रकार से एक ये हुआ। इसके बाद देखो कि इनके कुछ और भी विशेष उपयोग भी हैं कि परागकण जो है, इन परागकणों के अंदर एनर्जेटिक पदार्थ भी होते हैं, ऊर्जा के पदार्थ भी होते हैं। इसीलिए इनका उपयोग एथलेटिक्स करते हैं, ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं, या घोड़े जो रहते हैं उनको भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग में किया जाता है। तो हम ये कहें कि इनका उपयोग ऊर्जा के रूप में भी करते हैं। इसके बाद यदि हम देखें, इनके अंदर तेलीय पदार्थ होता है, इसीलिए इनका उपयोग कॉस्मेटिक पदार्थ या क्रीम बनाने में भी किया जाता है। पदार्थों में। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि एक परागकण की संरचना क्या होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि परागकण जो है इनसे जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्य क्या रहते हैं, इनके उपयोग क्या रहते हैं। इसके बाद यदि हम देखें कि जो परागकण जो रहते हैं, तो ये जो परागकण है इस प्रकार की स्थिति लघु बीजाणु से बनती है और ये संरचना लघु बीजाणु और परागकण दोनों में कॉमन होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है। इसके बाद ये जो केंद्रक रहता है, इस केंद्रक के अंदर समसूत्री विभाजन हो जाता है और जिसके कारण इस एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं प्रारंभ में। तो इस दो कोशिकी अवस्था में अधिकतर पादपों में परागण की क्रिया होती है, यानी अब ये कोशिका है वो एक कोशिका है, इसके बाद इसमें दो कोशिकाएं बनेंगी और दो कोशिकी अवस्था में ही परागण होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से एक से दो कोशिका बन जाती हैं और जो दो कोशिकाएं बन जाएंगी, या फिर कहें कि जो पराग कणों का अंकुरण हो जाएगा, तो उसी संरचना को हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक नर युग्मकोद्भिद या एक पादप में नर युग्मक किस प्रकार से बनते हैं। तो आप इसको देखते हैं। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा इसी के अंदर कि नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं परागकणों का अंकुरण। तो यहां पर यदि देखें कि नर युग्मकोद्भिद क्या होते हैं, तो यहां पर यह है अंकुरित परागकण। यानी अंकुरित परागकणों को ही नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब अपने को ये देखना है कि परागकण अंकुरित होते कैसे हैं। तो परागकण अंकुरित होते हैं उससे पहले एक बार हम दो टर्म्स जो रहते हैं उनको देखते हैं, उनमें क्या डिफरेंस रहता है उनको देखते हैं, फिर बताते हैं कि ये अंकुरित कैसे होते हैं। तो यहां पर एक पार्ट आता है लघु बीजाणु जनन, और दूसरा पार्ट है
युग्मक जनन। ये दोनों पार्टों के लिए देखते हैं तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि हम लघु बीजाणु जनन की बात करें तो हमने ये कहा था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी एक 2n कोशिका है। इस 2n कोशिका से 4 अगुणित संरचनाएं बनती हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, और ये जो संरचना होती है इनको कहा जाता है लघु बीजाणु, और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन ये संरचना होती है। इसके बाद यदि हम देखें, यानी जो इससे पहले जो पार्ट हो चुका है वो लघु बीजाणु जनन है। अब हम बात करते हैं युग्मक जनन की। तो हमने ये कहा कि एक परागकण आया, कि जैसे कि ये था एक परागकण, ये हुआ परागकण। इस परागकण का होता है अंकुरण, और जब इसका अंकुरण होता है तब इसके अंदर एक संरचनाएं बन जाती है, यानी इस तरीके से नलिकाकार संरचनाएं बन जाती हैं, ये संरचनाएं। और ये जब संरचनाएं बनती हैं इस तरीके से, तो यहां पर यदि हम देखें तो इस जगह पर एक तो ये रहता है परागनली केंद्रक, और इसके पीछे रहते हैं ये एन नर युग्म। तो ये जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है युग्मक जनन। तो यदि पादपों में जो नर युग्मकों का निर्माण होता है, यदि हम इसकी बात करें तो हम ये कहेंगे कि पराग कणों के अंकुरण से नर युग्मकों के बनने की क्रिया कहलाती है युग्मक जनन। और द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाले लघु बीजाणु जो होते हैं इस क्रिया को कहा जाता है लघु बीजाणु जनन। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस केवल इतना ही है कि लघु बीजाणु बन जाते हैं और लघु बीजाणु ही क्या होते हैं, परागकण। यहां तक का स्टेप तो चल रहा था लघु बीजाणु जनन। इसके बाद जब ये परागकण है वो इस जगह पर आ गए, और जो परागकण है इनके अंदर अंकुरण हुआ। अंकुरण होने के बाद 2 नर युग्मक बने हैं, इस स्टेप को कहा युग्मक जनन। तो हम ये कहेंगे परागकण के अंकुरण से नर युग्मक बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। तो ये पार्ट हुआ। अब हम देखें कि युग्मक जनन की जो प्रक्रिया होती है, ये युग्मक जनन की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। एक जो चरण रहता है या फर्स्ट जो चरण रहता है वह होता है परागण से पहले। यानी परागण का मतलब ये हुआ कि जब हमने पुष्प की संरचना बनाई तो उस समय हमने ये कहा था कि ये जो पार्ट रहता है ये है वर्तिकाग्र। ये पार्ट वर्तिकाग्र, और पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना यानी परागकण है ये। जैसे यदि हम यहां पर बात करें तो जैसे नर संरचना है ये, यहां पर बन रहे हैं परागकण। इन परागकणों का यहां पर पहुंचना कहलाता है परागण। तो नर युग्म कोषविद का परिवर्तन जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप तो रहता है इस परागण से पहले यहां तक का, कि परागण से पहले नर युग्म कोषविद में क्या परिवर्तन होगा। इसके बाद है परागण के पश्चात, यानी जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तब इसमें क्या परिवर्तन आता है।
तो ये दो अलग अलग स्टेप हैं, तो इनको हमें बाद में देखते हैं।